नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 1 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 2025 का देखो आखिरी महीना स्टार्ट हो गया है और आप याद करो वो सारे रेजोल्यूशंस जो आपने 2025 के शुरुआत में लिए थे, क्या उनको पूरा कर पाए? जैसे जैसे देखो साल आगे बढ़ता है, आप में से ज़्यादातर लोगों को तो वो रेजोल्यूशन शायद याद भी नहीं होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको याद है या नहीं है, क्या उनको पूरा कर पाए हो या नहीं कर पाए। देखो, एक महीना बाकी है नया साल स्टार्ट होने में, लेकिन नए साल का वेट मत करिए। अपनी तैयारी में देखो एक एक दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये साल तो वैसे ही बीत गया, नए साल से पढ़ेंगे। लेकिन बल्कि मैं एक वीडियो भी बना रहा था, शायद आज पब्लिश कर दूंगा, कि कैसे 2026 में आपको अटेम्प्ट लेना है ना, तो दिसंबर और अगले साल का जनवरी दोनों गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है इस साल के अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने के लिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बनाऊंगा आज, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ इस इशू पे। खैर, आज देखो 3-4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 3 नहीं। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हमारे देश में जिस प्रकार से पावर की कोरियोग्राफी होती है, तो एथिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पावर की कोरियोग्राफी, पावर को किस प्रकार से शो किया जाता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, अहमदाबाद में इंडिया 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित करेगा और ये एक प्रकार से 20 साल बाद होगा। 20 साल पहले हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को दिल्ली में आयोजित किया था, लेकिन आज पूरी दुनिया जब मना कर रही है कि हाँ हमें नहीं ये गेम्स आयोजित करने, घटिया है, तो इंडिया क्यों करना चाहता है, सब डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हवा तो पोल्यूट हो रही है लेकिन हमारे देश के लीडर्स चुप क्यों हैं, आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं। चौथा आर्टिकल तेजस क्रैश से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इन ग्लोरियस वेज ऑफ शोकेसिंग पावर। पवन वर्मा का ये आर्टिकल है। पवन वर्मा जो है पास्ट में डिप्लोमेट रह चुके हैं, बाद में पॉलिटिक्स में भी इन्होंने एंट्री की। तो ये जो आर्टिकल है ये किस चीज पे फोकस करता है कि हमारे समाज में ना पावर किस प्रकार से शो की जाती है। शुरुआत में पवन वर्मा देखो ये बोलते हैं कि ना वैसे भारत एक डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारा जो समाज है ना आज भी काफी ज्यादा स्ट्रेटिफाइड है। मतलब ये है कि हम कागजों पर देखो सब बराबर हैं, लेकिन दिमाग में आज भी ऊंच नीच भरी हुई है। और इंडियंस को ना पावर दिखाने का, उसका प्रदर्शन करने का ना एक अलग ही शौक है, बहुत बड़ा शौक है। राइटर ना अपनी एक बुक के बारे में बताते हैं कि मेरी एक ना बुक है जो 2004 में आई थी, उसमें मैं ना एक इंसिडेंट का जिक्र करता हूं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन है और ना कई सारी गाड़ियों का एक काफिला तेजी से ब्रेक लगाता है। गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है, मेन गाड़ी के ऊपर, और फ्रंट सीट से एक पुलिस वाला निकलता है, मशीन गन लटकी हुई है, और वो ना लपक के एक दरवाजा खोलता है और दरवाजे से बाहर निकलता है एक यंग ऑफिसर। चारों तरफ छोटे छोटे अधिकारी जो हैं वोकी टोकी लेकर उस छोटे अधिकारी का जो रास्ता है वो साफ करवाते हैं। ये सीन देखो कभी ना हम सब ने देखा है। सवाल ये उठता है ये सब क्यों होता है। ये तो एक प्रकार से ना पावर शो करने की ना कोरियोग्राफी है ना, कि एकदम से अधिकारी निकला, बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी पुलिस वाले रास्ता क्लियर करवा रहे हैं, हट जाओ साहब आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो पावर की एक प्रकार से कोरियोग्राफी है। पावर शो की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है? क्योंकि ना इंडिया में इंसान की वैल्यू उसकी इंसानियत से नहीं तय होती। इंसान की वैल्यू तय होती है उसकी कुर्सी से, उसकी पोजीशन से। अगर पावर है तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो लोग मानेंगे कैसे। समझ रहे हो? अब ना राइटर ना इस पावर की कोरियोग्राफी को ना थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक छोटे से डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बिना अपनी गाड़ी पर एक बड़ी सी नेम प्लेट लगवाता है। बोनेट पर लाइट चाहिए, क्यों? ताकि ना सड़क पर सबको पता चले कि साहब जा रहे हैं। और इवन एक मिनिस्टर की पावर का पैमाना क्या है, मिनिस्टर कितना बड़ा है, यह उसके काम से तय नहीं होता, बल्कि मिनिस्टर कितना बड़ा है इसे नापा जाता है। उसका जो ऑफिस है, उसके ऑफिस का साइज कितना बड़ा है, उसके आगे पीछे कितने लोग झुके रहते हैं, सिक्योरिटी वाले कितने हैं, इन सब चीजों से तय होता है
कि मिनिस्टर कितना बड़ा है। और सबसे बड़े दुख की बात जानते हो क्या है? सबसे बड़े दुख की बात है वीवीआईपी कन्वोय। आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, रूट लगा है। रूट लगा है इसका मतलब क्या होता है? रूट लगने का मतलब यह होता है कि इस सड़क से कोई वीवीआईपी गुजरने वाला है और इसके लिए ट्रैफिक जो है वो रोक दिया जाता है। इवन कई बार तो एम्बुलेंसेस भी फंस जाती हैं। आम आदमी बस एक फ्रेज बोलकर चुपचाप निकल जाता है, चलता है। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूट लगा है। देखो, ये हमारी ना किस्मत मान के लोग चुप हो जाते हैं। मान लिया जाता है कि एक जान की कीमत जो है वो वीवीआईपी के टाइम से जो है वो कम है। वीवीआईपी का जो टाइम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इंसान जो एम्बुलेंस में पड़ा है उसकी जान की कीमत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा बिहेवियर आखिरकार क्यों? राइटर बोलते हैं ये तो देखो कास्ट सिस्टम जैसी मेंटलिटी है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सोच ये है कि ना सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए जरूरी ये है कि आपको ना किसी से ऊपर दिखना है। अब इससे ना दो चीजें पैदा होती हैं। एक तो पैदा होती है डोमिनेंस, मतलब अपने से नीचे वालों को दबाना, और दूसरा पैदा होता है इस बिहेवियर में चापलूसी, मतलब अपने से ऊपर वाले के पैर दबाना। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक ना वेल एजुकेटेड सिविल सर्वेंट को भी आपने देखा होगा, वो जब अपने मिनिस्टर से मिलता है ना तो उसका नाम नहीं लेता। हर सेंटेंस में सर सर, जी सर, जी 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 सर। सर से खत्म होता है हर सेंटेंस और सर से ही शुरू होता है। अगर मिनिस्टर पास आ रहा है तो वो साइड में ऐसे हट जाएगा जैसे उसकी परछाई से मिनिस्टर गंदा हो रहा है। और सबसे फनी पार्ट, अगर देखो बॉस ने कोई बेकार सा जोक भी मारा तो वो सिविल सर्वेंट ऐसे हंसेगा जैसे वो दुनिया का बेस्ट जोक हो। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से ना राइटर बोलते हैं लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है। जब ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल मास्टर्स के आगे इतना झुक जाती है, तब देखो जिसे हम बोलते हैं ना स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया पिघल के प्लास्टिक फ्रेम ऑफ इंडिया बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लास्टिक फ्रेम ऑफ इंडिया। ये रहा यस मिनिस्टर कल्चर। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यस मिनिस्टर कल्चर, रूट लगा है, चलता है, एटीट्यूड, ये बहुत बढ़िया है। मतलब आंसर्स में यूज करते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है कि आपके पास में ना प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब ना राइटर एक रियल स्टोरी बताते हैं अपनी। वो कहते हैं, मैं यानी पवन वर्मा जिन्होंने आर्टिकल लिखा था ना, और उनकी वाइफ जयपुर के एक होटल में थे। वहां पे देखो सीएम आने वाले थे तो पुलिस ने होटल को घेर रखा था। जब राइटर ने अपनी कार होटल में ले जाने की रिक्वेस्ट की ना तो एक जूनियर पुलिस ऑफिसर ने उन्हें गाली दे दी। ऑफिसर ने उनकी वाइफ को भी धक्का दे दिया। क्यों? ताकि वीवीआईपी के लिए रास्ता क्लियर किया जा सके। लेकिन राइटर ने ना वहां पे झगड़ा नहीं किया। उन्होंने ना बाद में राजस्थान के एक मिनिस्टर से शिकायत की। डीजीपी का कॉल आया और उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने ये कहा कि वो उस बदतमीज ऑफिसर को माफी मांगने के लिए भेज रहे हैं। थोड़ी देर बाद वही पुलिस वाला होटल लॉबी में आया। जब उसने राइटर को देखा तो आप सोचिए उसने क्या किया होगा। वो लिटरली राइटर यानी पवन वर्मा के ना पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाता हुआ माफी मांगने लगा। तो राइटर यहां पे ना एक बहुत गहरी बात बोलते हैं। वो ऑफिसर देखो इसलिए शर्मिंदा नहीं था कि उसने मिसबिहेव किया, वो इसलिए पैरों में गिरा क्योंकि अब पावर डायनामिक्स बदल गई थी। जब वो पावर में था तो वो एरोगेंट था, घमंडी था, वो सामने वाले को कुछ नहीं समझ रहा था। जब सामने वाला पावर में निकला तो वो गुलाम बन गया। मतलब उस ऑफिसर में ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। और यही हमारे पावर स्ट्रक्चर की असलियत है। जिनको आप दबा सकते हो उनको दबाओ, जिनके ऊपर आप डोमिनेट कर सकते हो उनके ऊपर डोमिनेट करो, और जब आपको सामने वाला कोई और ज्यादा पावरफुल मिल जाए तो उनके पैरों में गिर जाओ। यही करते हैं ज्यादातर ऑफिसर्स। लेकिन देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो कल्चर है ये आया कहां से? हमारे देश में ये कल्चर कहां से आया? देखो हम फॉरेन कंट्रीज की स्टोरी सुनते हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर बस में ट्रैवल करते हैं, खुद शॉपिंग करते हैं। कई बार हमने देखा है जो डच पीएम है साइकिल पर ऑफिस जाते हैं। लेकिन इंडिया में पावर को शो ऑफ करना
पावर को शो ऑफ करना ये एक ट्रेडिशन बन गया है। तो ना आप ना याद कीजिए, लॉर्ड वेल्सले जिनके बारे में हम स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, ये गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 के बीच में। लॉर्ड वेल्सले ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन चिट्ठी लिखी थी। उसने ये बोला था, अगर इंडिया को नेटिव्स पे राज करना है ना तो बड़े बड़े महल बनाने होंगे, मतलब उनको ना चकाचौंध में रखना होगा। जब वो इन महलों को देखें तो उन्हें ये लगे यार ये तो लोग ही अलग हैं, समझ रहे हो। लेकिन देखो वो चकाचौंध वाले गोरे साहब तो चले गए, लेकिन वो माइंडसेट जो है वो आज भी हमारे ब्राउन साहब में यानी हमारे नेताओं में और अफसरों में मौजूद है। वही सोच, वही माइंडसेट कि जनता को बस चकाचौंध में रखो, उन्हें लगना चाहिए कि यार हम अलग ही टाइप के लोग हैं। तो वो आज भी उन्हीं महलों में, उन्हीं गाड़ियों में चलते हैं जो किसी समय में अंग्रेज चला करते थे। मतलब गाड़ियां बदल गई हैं लेकिन उसी प्रकार से चलते हैं और वही तमाशा करते हैं ताकि आम आदमी उनसे डरे। हमारे पॉलिटिशियंस बेशक देखो इलेक्शंस में आम आदमी की बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं तो आप जैसा हूं, लेकिन देखो उनके जो एक्शंस है ना वो लॉर्ड वेल्सली जैसे ही हैं। लास्ट में देखो इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ क्या है। देखो कल को आप भी ऑफिसर बनोगे, लेकिन आप ये याद रखना कि देखो सिविल सर्वेंट बन रहे हो आप पावर का मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सर्व करने के लिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है अभी भी मैच्योर नहीं हुई है। हम वोट तो देते हैं बट देखो मानसिकता अभी भी गुलामी जैसी ही है लोगों की। इंसान की इज्जत उसकी ह्यूमन डिग्निटी से होनी चाहिए, ना कि उसकी गाड़ी की बत्ती से। आप लोग कल को आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे तो एक चीज याद रखना, अथॉरिटी जो है वो सर्विस से डिफाइन होनी चाहिए, ना कि सिंबोलिज्म से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एक वैसे ना अंबेडकर का थॉट भी है लास्ट में, चलो वो भी मैं आपको बताता हूं। अंबेडकर ने एक बात बोली थी कि देखो अगर रिलीजन के अंदर भक्ति होती है ना तो इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर अगर किसी की भक्ति होती है या फिर हीरो वर्शिपिंग होती है तो इससे तो डिक्टेटरशिप आएगा और इससे तो हमारा समाज, हमारा सिस्टम डिग्रेड करेगा। यह बात अंबेडकर ने बोली थी। अब ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। मैं आपको यह भी बताता हूं कि कहां कहां पे डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं इस आर्टिकल से संबंधित और कहां पे इनडायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से संबंधित है। आर्टिकल का टाइटल ये है 2034-2036 ऑन अहमदाबाद द कॉमनवेल्थ गेम्स द ओलंपिक्स। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो न्यूज़ क्या है। एग्जैक्टली 20 साल बाद इंडिया वापस फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने जा रहा है। लास्ट टाइम देखो हमने ना 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। अब 20 साल पहले 2030 में हम फिर से होस्ट करेंगे। और खास बात देखो ये है 2030 का जो ये एडिशन होगा ना कॉमनवेल्थ गेम्स का, जो इंडिया में आयोजित होगा, ये सेंटेनरी एडिशन होगा। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे हो रहे हैं। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया गया था 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में। तो अब 100 साल पूरे हो रहे हैं तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजित होंगे। मौका खास है, लेकिन इस बार दिल्ली में आयोजित नहीं होंगे, फोकस होगा अहमदाबाद पर। अहमदाबाद में आयोजित होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी देखो सिंपल है। मान लो आपको ना वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, तो आप चाहोगे ना वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले हम कम से कम सेमीफाइनल या कोई और मैच उसी पिच पे खेल लें जिस पिच पे हमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, ताकि थोड़ी हमारी और प्रैक्टिस हो जाए, हमें पता लग जाए उस पिच के बारे में, उस ग्राउंड के बारे में जहां पे हमें फाइनल खेलना है। तो ठीक वही स्ट्रेटेजी है। इंडिया ने ना 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए ना लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। मतलब इच्छा जाहिर की है कि हम 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो इंडिया में आयोजित करवाना चाहते हैं, इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं।
तो उससे पहले देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ना ये दिखाना पड़ेगा कि हम कैपेबल हैं। देखो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को 2030 में इतना अच्छे ढंग से आयोजित किया है, होस्ट किया है, तो हम ओलंपिक्स के लिए भी तैयार हैं। तो इसीलिए मतलब अहमदाबाद हमारा फ्रंट रनर सिटी है ओलंपिक्स की बिड के लिए, तो इसी वजह से हम कॉमनवेल्थ गेम्स को भी यहीं पे आयोजित कर रहे हैं। ये एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल होगी, या फिर यूं कह सकते हो मॉक टेस्ट होगा, टेस्ट रन होगा। लेकिन देखो ये क्लियर दिखाता है इंडिया की इंटेंट क्या है। इंडिया ग्लोबल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनना चाहता है, लेकिन थोड़ा अगर हम डीपली एनालाइज करें तो देखो सच्चाई ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स आजकल ना रेलेवेंट बने रहने के लिए ना काफी स्ट्रगल कर रहा है। इससे पहले ना कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, और ये इंपीरियल यूनिटी का सिंबल हुआ करता था। इंपीरियल यूनिटी का सिंगल मतलब अंग्रेजों का राज जिन जिन देशों पर था ना, उन देशों की यूनिटी का सिंबल हुआ करता था कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन आज की पोस्ट कॉलोनियल दुनिया में, यानी सारे देश तो आजाद हो गए हैं, तो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में ना इस कॉमनवेल्थ गेम्स की जो चमक धमक है काफी ज्यादा फीकी पड़ गई है। आप एग्जाम्पल देखिए, यहां पे नीचे एग्जाम्पल देखिए। 2022 में डरबन में ये खेल आयोजित होने थे, लेकिन डरबन ने मना कर दिया। साउथ अफ्रीका का एक शहर डरबन, इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारी क्षमता नहीं है, हम नहीं आयोजित करेंगे। तो मुश्किल से लास्ट मौके पे बर्मिंघम एक सिटी है, बर्मिंघम ने इन गेम्स को आयोजित किया लाज बचाने के लिए गेम्स की। फिर बारी आई 2026 की। 2026 में ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट विक्टोरिया, जिनको आयोजित करना था इस गेम्स को, इन्होंने भी मना कर दिया कि भाई पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। फिर कनाडा का एक शहर है अल्बर्टा, इन्होंने इच्छा जताई, लेकिन ऐन मौके पे इन्होंने भी मना कर दिया कि भाई नहीं 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 नहीं, हमें नहीं पता था इतना खर्चा आएगा, हम नहीं कर रहे हैं। तो मजबूरी में ना गेम्स की इज्जत बचाने के लिए यूके का एक शहर है ग्लासगो, तो ग्लासगो ने इन गेम्स को आयोजित किया, वो भी इज्जत बचाने के लिए कि यार कोई नहीं कर रहा है, कम से कम हम ही कर देते हैं, इज्जत तो बची रहेगी गेम्स की। तो सोचो, देखो जहां पे दुनिया भाग रही है वहां पे इंडिया आगे जा रहा है। और यहां पे ना एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखो ये भी है, कुछ साल पहले इंडिया खुद कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ हुआ करता था। 2019 की बात है, हमारे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ना नरेंद्र बत्रा, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को यानी CWG को ना सब स्टैंडर्ड बताया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया को ना कॉमनवेल्थ गेम्स से विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है, इस पे हम आगे जाके बात भी करेंगे। और लास्ट टाइम जब हमने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया था ना दिल्ली में, तो उस समय बहुत करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। याद कीजिए कलमाड़ी स्कैम, इनकम्पिटेंस काफी दिखी थी कि इंडिया इस प्रकार के बड़े लेवल के गेम्स को आयोजित नहीं कर सकता। पुल गिर गए थे, काफी क्लीनिंग इश्यूज आए थे। तो सवाल ये उठता है कि एकदम से इंडिया का मूड अब क्यों बदल गया इन गेम्स को आयोजित करने के लिए 2030 में अहमदाबाद में? इंडिया ने ये रिस्क क्यों लिया? अब इसके पीछे ना राइटर बोलते हैं 3 बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से ना इंडिया ने ये रिस्क लिया कि हाँ अहमदाबाद में इन गेम्स को आयोजित करते हैं। सबसे पहले है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। देखो IR में ना एक फेमस थिंकर है जोसेफ नाई। जोसेफ नाई का कंसेप्ट है सॉफ्ट पावर का। स्पोर्ट्स के थ्रू ना हम दुनिया में अपना रुतबा बढ़ा सकते हैं। इंडिया यह दिखाना चाहता है कि इंडिया अब ग्लोबल मैनेजर बन चुका है, एक छोटा सा देश नहीं है इंडिया। मतलब वैसे तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन में भी, ज्योग्राफी में भी छोटा सा, मतलब पावर के मामले में अब इंडिया छोटा मोटा देश नहीं है। और हम सिर्फ ना क्रिकेट नेशन नहीं रहना चाहते। हमारे पास देखो नीरज चोपड़ा जैसे हीरोज हैं जिन्होंने जेवलिन में इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। तब जब देखो इस लेवल के बड़े इवेंट्स हमारे घर में आयोजित होते हैं ना, तो नई जनरेशन इंस्पायर होती है और इससे ना हमारे देश में जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो डेवलप होता है। ये भी एक रीजन है कि इंडिया अहमदाबाद में गेम्स को आयोजित करना चाहता है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्ट।
देखो, जब गेम्स होते हैं तो सिर्फ स्टेडियम नहीं बनते, रोड्स भी बनते हैं, मेट्रोज भी बनती हैं, होटल्स भी बनते हैं, मतलब सब अपग्रेड होता है। और जिसका फायदा देखो पब्लिक को ना लॉन्ग टर्म में होता है। तो ये तीन बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है गेम्स को आयोजित करना चाहता है। लेकिन फिर भी देखो चैलेंजेस हैं, जैसे क्वालिटी इश्यूज हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना कंपटीशन नहीं है, जो बात मैंने पहले बोली ना, अभी थोड़ा डिटेल से बताता हूं। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स में ना यूएसए नहीं है, चाइना नहीं है, रशिया भी नहीं है, तो ये स्पोर्ट्स के जायंट्स हैं। इनके बिना देखो कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ज्यादा लो होता है। और मेडल इल्यूजन आप सुनो, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया लगातार कितने मेडल जीत रहा है, कभी 61, कभी 66, कभी 64, कभी 101 भी जीत रहा है। लेकिन ओलंपिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो कितने तक रह रहा है, 6 मेडल जीत लिए, 7 जीत लिए, 2 जीत लिए, 6 जीत लिए। समझ रहे हो? मतलब हमें लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया, हम सुपर पावर बन रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, गैप रह जाता है। ओलंपिक्स में इंडिया मेडल नहीं जीत पाता, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छे मेडल जीतने के कारण ना हमारे अंदर फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने जीत लिए, ओलंपिक्स में अब की बार अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं करते। और फिर देखो राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, ग्लासगो यूके का एक शहर जिन्होंने 2026 में जहां पे गेम आयोजित होने हैं ना, अब ग्लासगो ने ना पैसा बचाने के लिए कई सारे स्पोर्ट्स को कम कर दिया है। बैडमिंटन हटा दिया, हॉकी हटा दिया, क्रिकेट और शूटिंग भी नहीं है, सिर्फ 10 डिसिप्लिन्स में गेम होंगे ग्लासगो में जब कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे 2026 में। तो अगर देखो ऐसे इवेंट्स होस्ट करेंगे तो फिर क्या वैल्यू मिलेगी, आप बताओ। और एक जो इशू है ना वो डोपिंग का भी है। इंडिया में ना ड्रग्स लेकर खेलना, देखो ये बहुत बड़ा बीमारी है, आप कह सकते हो। अगर हम होस्ट हैं और हमारे ही एथलीट्स ड्रग लेते पकड़े गए, ड्रग लेके खेलते पकड़े गए, तो बहुत बेइज्जती होगी। वाडा की रिपोर्ट्स जो है ना, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इनकी रिपोर्ट्स में ना इंडिया टॉप वायलेटर में आता है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फाइनली देखो इस आर्टिकल का निचोड़ यही है कि अहमदाबाद 2030 एक अपॉर्चुनिटी है, बट रिस्क के साथ। हमें पैसा पानी की तरह नहीं बहाना है, ना ही 2010 की गलती दोहरानी है। और लेकिन इन गेम्स को, कॉमनवेल्थ गेम्स को हमें इस प्रकार से आयोजित करना है कि 2036 ओलंपिक के लिए वो परफेक्ट पिच हो। डोपिंग को हमें कंट्रोल करना है और सिर्फ मेडल मत गिनो, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर डेवलप करो। नेल्सन मंडेला ने ना एक बात बोली थी, स्पोर्ट्स हैज पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट हैज पावर टू इंस्पायर, इट हैज पावर टू यूनाइट पीपल इन ए वे दैट लिटिल एल्स डज। मतलब स्पोर्ट्स के पास वर्ल्ड को बदलने की पावर है, लोगों को इंस्पायर करने की पावर है, और लोगों को इस प्रकार से एकजुट करने की पावर है जो शायद किसी दूसरे इवेंट के पास में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में अर्बन क्राइसिस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के अर्बनाइजेशन टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में हम अर्बन क्राइसिस के बारे में जानेंगे, पॉलिटिक्स जानेंगे, इसके बीच की गवर्नेंस और लास्ट में सॉल्यूशंस। देखो आर्टिकल की शुरुआत होती है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन से। राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो न्यूयॉर्क में है अभी, और वहाँ से इस आर्टिकल को लिख रही हैं। वो कहती हैं कि वहाँ की हवा पानी बहुत ज़्यादा निर्मल है, लेकिन जब वो इंडिया, खास करके नॉर्थ इंडिया या फिर मुंबई की बात करें तो सीन पूरी तरह से बदल जाता है। नॉर्थ इंडिया में हवा की क्वालिटी इतनी खराब है, सांस लेना भी मुश्किल है। मतलब वैसे तो देखो एक तरफ हम बात करते हैं बड़ी बड़ी 2047 तक हम डेवलप्ड भारत बनेंगे, अरे पहले साफ हवा तो दे दो भाई। और जो हमारे लीडर्स हैं ना चुप हैं, इवन प्रधानमंत्री मोदी भी चुप हैं, वो बोल ही नहीं रहे हैं इस इशू पे कि साफ हवा नहीं है। राइटर आगे जाके बोलती भी हैं कि अब देखो ये स्टेट का इशू नहीं है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, छोटे बच्चों पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब ये नेशनल इमरजेंसी है, और नेशनल इमरजेंसी पे भी हमारे जो लीडर्स हैं बिल्कुल चुप हैं। दिल्ली में तो देखो सभी पॉलिटिकल लीडर्स का घर है, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राष्ट्रपति, सभी लीडर्स का घर दिल्ली में है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता है सांप सूंघ गया है, मतलब
लाइटर नोट पे, सांप सूंघ गया, चुप है सब, इस इशू पे कोई बोल ही नहीं रहा है, जबकि इतना गंभीर इशू है ये। तो राइटर देखो ये बोलती हैं, अच्छी बात ये है लोग जाग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ना 2-3 प्रोटेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं एयर पोल्यूशन को लेके। पहली बार ये मुद्दा जो है वो सड़कों पे पहुंच चुका है। जजेस, डॉक्टर्स, बहुत सारे जो लोग हैं अब इस बारे में काफी ज्यादा गुस्से में हैं, बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट ऑब्जर्वेशन में यह कहा कि राइट टू क्लीन एयर जो है वो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का पार्ट है। समझ रहे हो? और जैसे मैंने आपको बोला, ये देखो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये नेशनल इमरजेंसी हो चुकी है। अब एक तरफ देखो हम अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और इवन हमारे देश को हम माता की संज्ञा देते हैं, इससे बड़ी संज्ञा कोई हो नहीं सकती, भारत माता की जय। लेकिन भारत माता गंदी हो गई है, इस पे हमारे देश के लीडर्स चुप हैं। राइटर बोलते हैं दिक्कत देखो ये है, हमारे लीडर्स की जो प्रायोरिटीज है ना वो कहीं और हैं। हमारे लीडर्स का फोकस पब्लिक सर्विस पे है ही नहीं, हमारे लीडर्स का फोकस है इलेक्शन जीतने पर। वो सड़क, पानी, सफाई, इन पर काम करने के बजाय इस पर लड़ते रहते हैं कि सीएम कौन बनेगा। समझ रहे हो? कर्नाटक में कांग्रेस के लीडर्स लड़ रहे हैं सीएम कौन बनेगा। बीजेपी ये तो सारा दिन इलेक्शन पे ही फोकस करती रहती है। पावर गेम जो है वो हमारे देश के लीडर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बजाय गवर्नेंस के। देखो आज के समय में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस ना पब्लिक रिलीजियसिटी पे ज्यादा है, मतलब धर्म का दिखावा, बड़े बड़ी मूर्तियां बनवाना, बड़े बड़े मंदिर बनाना ताकि धर्म का दिखावा किया जा सके। देखो मंदिर बनवाना तो बहुत बढ़िया बात है, बनवाने चाहिए, लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आप ध्यान रखो। शहरों में कितने बड़े क्राइसिस हैं, साफ हवा तक नहीं है, उनका तो ध्यान रखो आप। फिर इसके बाद में राइटर ये बोलती हैं कि आज से देखो 4000 साल पहले भी, यानी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना उस समय भी जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी। आज हम 21वीं शताब्दी में होकर भी वाटर लॉकिंग की समस्या को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कचरे का पहाड़ देखने को मिल रहा है, कचरे के ढेर में रह रहे हैं। तो 4000 साल बाद बल्कि डिग्रेडेशन हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो सिचुएशन इतनी बढ़िया थी, प्लांट सिटी थी। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पर। राइटर बोलती हैं प्रॉब्लम देखो ज्यादा बड़ी ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, लोकल गवर्नेंस की है। जो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स है ना अक्सर सर्विसेज देने से ज्यादा अपनी जेब भरने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आपने देखा होगा इलीगल कॉलोनीज बन जाती हैं, बिना प्लानिंग के बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं। कैसे? रिश्वत देकर। क्या कभी सुना है किसी ऑफिसर को जेल हुई है अनप्लान्ड सिटी बनाने के लिए? नहीं। म्युनिसिपल ऑफिशियल्स की जो अकाउंटेबिलिटी है बिल्कुल जीरो है। राइटर एक सॉल्यूशन देती हैं, अभी शहरों को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट का चीफ मिनिस्टर। लेकिन देखो सीएम साहब तो हमेशा वीवीआईपी एरिया में रहते हैं, आपने देखा होगा। बड़ी गाड़ियों के काफिलों में चलते हैं सीएम। उन्हें ट्रैफिक जाम या फिर गंदे नाले का दर्द शायद ही पता चलता हो। लेकिन आप लंदन या फिर न्यूयॉर्क जैसे शहर देखोगे ना, वहां पे मेयर की जो पोस्ट है काफी ज्यादा पावरफुल है। मेयर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिया में मेयर के पास में पावर है ही नहीं, सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। तो हमें ना मेयर की पोस्ट को इलेक्टेड बनाना होगा कि जनता डायरेक्टली मेयर को चुने। हमें मेयर की पोस्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और इसके लिए अगर देखो 74th अमेंडमेंट में हमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें फर्दर बदलाव लाना पड़े तो हमें फर्दर बदलाव भी लाना चाहिए। फिर राइटर बोलती हैं एक और दर्दनाक सच्चाई है हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग। देखो आप ना माइग्रेंट्स की रियलिटी देखिए। गांव से लोग शहर में आते हैं सपने लेकर, लेकिन सच्चाई ये है मुंबई में एक छोटा सा रूम 30,000 रुपये महीने का मिलता है और एक माइग्रेंट की सैलरी इससे कम होती है। नतीजा वो देखो शिफ्ट मिस होते हैं। 8 घंटे कोई और सोता है, अगले 8 घंटे उस घर में कोई और सोता है, या फिर मजबूरी में उनको फुटपाथ पे सोना पड़ता है। स्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हाउसिंग है वो अफोर्डेबल नहीं है। 2011 का सेंसस अगर देखें, वैसे तो ये सेंसस भी अब बहुत पुराना हो गया है, इसके हिसाब से देखें तो इंडिया की 17% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो स्लम्स में रहती है। और आज अगर आप सेंसस कंडक्ट करोगे तो ये नंबर जो है आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लास्ट में राइटर ना
एक कड़वी सच्चाई बोलती हैं। वो कहती हैं, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना हाल ही में ट्वीट ये किया कि हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला कि हम ईज ऑफ लिविंग ला रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ 8.2% और हम ईज ऑफ लिविंग ला रहे हैं। लेकिन देखो, ना साफ हवा, ना सस्ता घर, ना साफ पानी। अगर देखो कभी कोई पॉलिटिकल लीडर एक आम आदमी बनकर देखे ना, तो उसे ग्राउंड रियलिटी समझ में आएगी और फिर उसे पता लगेगा कि ये ईज ऑफ लिविंग है या कुछ और है। तो मैसेज देखो तवलीन सिंह का बिल्कुल क्लियर है। अगर हमें 2047 से पहले डेवलप करना है तो इसे नेशनल इमरजेंसी मान के काम करना होगा। पोल्यूशन की समस्या को, अर्बन प्लानिंग करप्शन फ्री होनी चाहिए। बेसिक एमिनिटीज तो प्रायोरिटी पे देनी होगी सरकार को। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और ज़्यादा स्ट्रोंग करना होगा। बस मूर्तियां बनाने से देश महान नहीं होता। जब उस देश का नागरिक चैन की सांस लेता है तब देश महान बनता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, आप भी बताइए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल तेजस क्रैश से संबंधित है। आपने इसे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक और इवन इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस के एंगल से भी इस आर्टिकल को आप जोड़ के देख सकते हो। लेकिन आप लोग पूछोगे सर तेजस तो क्रैश हुआ दुबई एयर शो में, लेकिन इसमें यूपीएससी का एंगल क्या है? देखो यूपीएससी के एंगल काफ़ी हैं। प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फिजिक्स ऑफ फाइटर जेट्स, एरोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी और इवन तेजस का क्रैश होना, इससे हमारे देश के डिफेंस इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हम क्या जानेंगे, इवेंट मतलब क्या हुआ, सिविल वर्सेस मिलिट्री एविएशन, साइंस क्या है फाइटर जेट की, डेंजर जोन, तेजस ट्रैक रिकॉर्ड, सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हुआ क्या है। अभी देखो हाल ही में दुबई एयर शो के दौरान ना इंडियन एयरफोर्स का जो तेजस एयरक्राफ्ट है ना वो क्रैश हो गया। अब इसमें देखो हमने ना एक बहुत शानदार पायलट जिनका नाम है विंग कमांडर नमांश श्याल, उनको खो दिया। और ये पूरे देश के लिए एक दुखद घटना थी। एक आम आदमी के लिए जब कोई प्लेन गिरता है ना तो वो सिस्टम का फेलियर लगता है, लेकिन एक फाइटर पायलट के लिए ना ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड है। राइटर जो खुद एक फॉर्मर पायलट हैं कहते हैं कि मिलिट्री फ्लाइंग में ना रिस्क हमेशा रहता है। रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बट रिस्क को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद राइटर बताते हैं, देखो कॉमर्शियल और मिलिट्री एविएशन में ना कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। फंडामेंटल डिफरेंसेस जैसे जब आप इंडिगो या फिर एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं ना, आप सेफ फील करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कॉमर्शियल एविएशन का जो डिजाइन फिलॉसफी है वो क्या है, वो है स्टेबिलिटी। मतलब जो कॉमर्शियल प्लेन्स होते हैं ना वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, उन्हें सेफ्टी मार्जिन्स के साथ उड़ाया जाता है। सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि कोई सरप्राइज ना मिले, जितना खराब सोच सकते हो उतना खराब सोच लिया जाए। इस वजह से ना सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है कॉमर्शियल एविएशन में। लेकिन मिलिट्री एविएशन ना इसका ठीक उल्टा है। आप ना फाइटर जेट्स का डिजाइन प्रिंसिपल देखिए, इन्हें वायलेंट मैनोवर करने पड़ते हैं। मतलब प्लेन को बिल्कुल उल्टा कर दिया, एकदम से दूसरी डायरेक्शन में ले गए हवा में। ये जो मैनोवर हैं आपने देखे होंगे दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए, क्योंकि देखो इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होता है। पायलट जो है वो हाई जी फोर्सेस बर्दाश्त करते हैं। जी फोर्सेस मतलब ग्रेविटी का मल्टीपल टाइम्स जो फोर्स है वो फाइटर बर्दाश्त करते हैं। और यहां पे अनसर्टेनिटी ही सिस्टम है, अनिश्चितता तो है ही मिलिट्री एविएशन में। अगर आप एक पैसेंजर प्लेन को बस समझे ना तो फाइटर जेट को मान के चलिए एक फॉर्मूला 1 कार है। दोनों चलती हैं लेकिन दोनों का जो मकसद है वो अलग अलग है। अब यहां पे ना फाइटर जेट्स की ना साइंस आती है। राइटर बोलते हैं जो मॉडर्न फाइटर जेट्स है ना, जैसे तेजस है, F-16 है, इनको जानबूझ के डेलिबरेटली अनस्टेबल बनाया जाता है। आप सोचेंगे सर अनस्टेबल क्यों बनाया जाता है, ये तो खतरनाक है। नहीं, आप कंसेप्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी समझिए। देखो एक
स्टेबल जो एयरक्राफ्ट होता है ना, एक स्टेबल एयरक्राफ्ट जैसे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है, वो देखो टर्न करने में ना रसिस्ट करता है, वो सीधा उड़ना चाहता है, इसलिए उसको जब टर्न किया जाता है ना, तो स्टेबल जो एयरक्राफ्ट होता है वो रेसिस्ट करता है। लेकिन जब एक अनस्टेबल एयरक्राफ्ट को यानी फाइटर जेट को टर्न किया जाता है, तो वो तुरंत टर्न हो जाता है, किसी भी डायरेक्शन में एकदम से मुड़ जाता है। तो जब डॉग फाइट होती है ना, दो फाइटर जेट आपस में लड़ते हैं, तब देखो इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत काम आते हैं। क्योंकि जब डॉग फाइट होती है, एक फाइटर जेट की दूसरी फाइटर जेट से लड़ाई होती है, तब एकदम से फुर्तीला कौन सा एयरक्राफ्ट है वो चीज ज्यादा मायने रखती है, ना कि स्टेबिलिटी। इसलिए जो मॉडर्न फाइटर जेट है ना, उनको जानबूझ के अनस्टेबल बनाया जाता है। और फाइटर जेट को ना उड़ाने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसे बोलते हैं फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी। फ्लाई बाय वायर क्या है? देखो ये ना एक कंप्यूटर सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक स्कैफोल्डिंग का काम करता है। मतलब कंप्यूटर ना कॉन्स्टेंटली कंट्रोल सरफेस को एडजस्ट करता है। कंट्रोल सरफेस जैसे विंग्स हैं, फ्लैप्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम लगातार फाइटर जेट के विंग्स फ्लैप्स को एडजस्ट करता है। अगर कंप्यूटर फेल हो जाए तो जो ह्यूमन पायलट है ना, फिर वो इसे उड़ा नहीं सकते। तो ये फाइटर जेट जो इतना ज्यादा फुर्तीला होता है ना, उसकी कीमत है, मार्जिन ऑफ जो एरर है ना, ऑलमोस्ट जीरो होता है। और अगर हम बात करें एयर शोज की, जो ये एयर शोज होते हैं, जब आप टीवी पर एयर शो देखते हो ना, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन देखो कॉकपिट के अंदर एयर शो में ये फाइटर जेट उड़ाना ये मौत का खेल होता है। कैसे? सबसे पहला रीजन है बॉक्स मतलब जैसे इतने से एरिया में एयर शो है, तो फाइटर जेट जो इतना तेज भागते हैं, उनको बोला जाता है कि आप इस छोटे से एरिया में आपको उड़ाना है, इससे आगे पीछे आपको कम जाना है। और फाइटर जेट्स एयर शो में ना, फाइटर जेट्स को बोला जाता है, मतलब पायलट्स को बोला जाता है कि आप जमीन के बहुत करीब उड़ाइए, तभी तो जो जनता है वो देख पाती है। तो जमीन के जब इतना करीब फाइटर जेट उड़ता है ना, तो गलती छोटी सी भी हो जाती है ना, तो रिकवर करने का वक्त नहीं मिलता। और फाइटर जेट जिस प्रकार से रोल करता है, लूप में घूमता है, ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। स्पीड, एंगल, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एक हल्का सा भी हवा का झोंका आ गया या फिर एंट्री स्पीड में कोई गलती हो गई, बस गेम ओवर। राइटर कहते हैं, देखो जब एयर शो में फाइटर जेट्स उड़ते हैं ना, तो जनता को ग्रेस दिखती है, लेकिन पायलट को ना ज्योमेट्री और फिजिक्स रियल टाइम बेसिस पे महसूस होती है। और देखो इस क्रैश के बाद में ना कुछ लोग तेजस एयरक्राफ्ट को ब्लेम करने लगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो कंपनी जिसने तेजस एयरक्राफ्ट को बनाया है, उसको ब्लेम करने लगे। बट देखो हमें ना इस प्रकार के आउटडेटेड जो नैरेटिव्स है ना, उनसे बचना होगा। तेजस का क्रैश होना दुबई एयर शो में, तेजस की कई दशकों की फ्लाइंग में ना, ये एकमात्र बड़ा इंसिडेंट है। वैसे दुनिया के जो बेस्ट फाइटर जेट है ना, जैसे F-16 है, राफेल है, अब सबने देखो अपने डेवलपमेंट फेज में ना कई सारे क्रैशेस देखे हैं। और तेजस ना एक्सपेरिमेंट से बढ़कर अब एक फ्रंटलाइन फाइटर जेट बन चुका है, और इसका जो रिकॉर्ड है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर एक्सीलेंट है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, अब ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, इमोशनली न्यूट्रल होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का मकसद किसी को डांटना नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का मकसद होना चाहिए चेन ऑफ इवेंट्स का पता लगाना, चेन ऑफ इवेंट्स को समझना कि जो ये तेजस क्रैश हुआ क्यों हुआ, क्या कोई मैकेनिकल फेलियर थी, ह्यूमन एरर थी, या फिर प्रोसीजरल गलती थी। जब इन्वेस्टिगेशन की सही रिपोर्ट हमारे पास में आएगी, हमें लेसन मिलेगा, हम उस लेसन को एसओपी में डालेंगे, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में। और दुनिया की देखो हर एयरफोर्स जो है वो ऐसे ही सीखती है और ऐसे ही सेफ बनती है। तो देखो तेजस का जो लॉस है वो दुखदायक है, लेकिन इससे हमारी जो नेशनल प्राइड है वो कम नहीं होनी चाहिए। जो फाइटर पायलट्स हैं, उनका जो रिस्क रहता है प्लेन को उड़ाने में, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उससे हम डरते नहीं। और ये जो मशीन्स है ना, ये फिजिक्स की हद को चैलेंज करती हैं, ताकि हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहे। इसलिए हमें फैक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि स्पेकुलेशंस पे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया तेजस
एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।